हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। आज एक हम बहुत ही जो बहुत प्राय यूज नहीं होती है ऐसी औषधि का प्रयोग करेंगे। मैंने भी बहुत कम केसेस में इस्तेमाल इसको किया है। जैसे हमको कॉलेज में इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल सिम्टम सिखाए जाते थे, तो मैंने उन्हीं फिजिकल सिम्टम पे देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम होते हैं इसके। पर मुझको कभी सफलता मिली नहीं, शायद मुझको फिजिकल सिम्टम पर इसको प्रिस्क्राइब करना आया नहीं, और मेंटल सिम्टम भी इसके मुझे अच्छे से नहीं आते थे, तो इसलिए मेंटल पर भी मैं इसको नहीं दे पाया। तो मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल हुई। जब जब फिजिकल पे दी, बहुत बार दी, लेकिन हमेशा फेलियर रहा। तो इसको मेंटल सिम्टम्स को स्टडी जब किया गया तो उसमें मैंने देखा कि तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और हमारी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका हम इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जब इसको समझा कि इसमें लगाया और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, तो ये चीज़ समझ आई। तो उसको हम स्टडी करेंगे ताकि हम और दवाइयों से इसको कंफ्यूज ना हो और बहुत ही शार्प और एक्यूरेट रिजल्ट हमारे को मिल पाए। तो ऐसा जब जब हमारे फेलियर होते हैं केसेस में, तो उसका सीधा मतलब होता है कि हमको उस पेशेंट का एक्यूरेट सिमिलिमम अभी तक मिला नहीं है। तो जब भी एक दो बार हम फेल हों, तो ज़रूरी बात है कि हम उसको समझ लें कि जो मेडिसिन्स उसको चाहिए वो हमको अभी आ नहीं रही है, हम उसको सेलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी स्टडी हमेशा जारी रखनी चाहिए, चाहे आपका एज कितना ही भी हो गया, कितना ही भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं अब 40 साल की प्रैक्टिस के बाद इसको कुछ ही दिनों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने लगा हूँ, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जबकि इन्हीं चीज़ों को हम पहले स्टेफिस्केरिया, कभी प्लेटिना वगैरह, कभी आर्निका, ऐसे कुछ ईगो वाली रेमेडीज़ के हिसाब से इसको जोड़ के चलते थे, वो दवाइयाँ दिया करते थे। तो इसलिए एक पार्शियल रिजल्ट कभी कभी आ जाता था, तो हम पोटेंसी बढ़ाना, दवाई बदलना, इसी उस परेशानी में, परेशानी तो नहीं कहेंगे, तो हम इस तरीके से पेशेंट को चलाया करते थे, ये समझ के कि शायद पेशेंट के अंदर देर से रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये इतने ईगो वाला है, इसलिए शायद इसकी ईगो देर में टूटेगी। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी सिमिलिमम मिलता है तो वो बहुत बुलेट की तरह बहुत शार्प काम करता है। तो हमारी दवाई हमेशा शार्प ही काम करनी चाहिए, चाहे केस कैसा ही भी है। कम से कम हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारी मेडिसिन एक्यूरेट है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉलोसिंथ। ये आप भी बहुत बार इस्तेमाल करते रहे होंगे फिजिकल पर, खास तौर से पेट दर्द के लिए या न्यूरल्जिक पेन्स के लिए। मेंटल पे शायद ही आप लोग भी ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते होंगे, कम से कम मैं नहीं कर पाता था, और फिजिकल से कभी भी रिजल्ट मुझको मिला नहीं। ये मेरी अपनी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि मुझको फिजिकल पे ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं हमेशा हर केस मेंटल सिम्टम के आधार पर ही सॉल्व करता हूँ। तो हम समझते हैं कॉलोसिंथ को। तो जो ये मैंने लिख लिया है विवरण, ताकि जो भी पॉइंट मुझको आते हैं उनमें से कोई भी बोलते समय मिस ना हो जाए। तो अलग अलग जितने भी स्टॉलवर्ड्स की बुक्स हैं, तो उनसे स्टडी किया, फिर मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा, वो सबको लिख के मैं चल रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो कॉलोसिंथ को जो सामान्य भाषा में कड़वा खीरा यानी बिटर कुकुम्बर या कड़वा सेब या बिटर एप्पल कहा जाता है। परंतु ये वो सेब या वो खीरा नहीं है जिसको हम जानते हैं, खाने वाला न सेब है, ये न खाने वाला खीरा है। तो उसको सामान्यतः जो हम फल और सब्जी के रूप में सेवन करते हैं, ये वो वाला खीरा नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस कॉलोसिंथिस है।
ये एक प्रकार की हर्ब है। हर्ब माने जो छोटा पौधा, जो बहुत ही जैसे हमारे जो बहुत छोटे ऊंचाई तक उगता है और हरे रंग के होते हैं, जैसे हमारे हो गए पालक है और चीज़ें हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ये। तो परंतु ये जो सिट्रुलस कोलोसिंथिस नाम का जो ये पौधा है, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसकी एक बेल जैसी होती है, लता होती है, लता बेल जो होती है, उसमें बहुत बड़े, काफ़ी बड़े साइज के, जैसे तरबूज किस्म के होते हैं, इस किस्म के बड़े खरबूजे के समान गोल और पीला फल इसका होता है। तो यह सीरिया और तुर्की में काफ़ी मात्रा में पैदा होता है, हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं होता है। इसका गूदा झिल्लीदार और सूखा सूखा होता है, तो अंदर जो गूदा निकलेगा वो एक ड्राई होता है, उससे हाथ चिपचिपाते नहीं है, ना पानी उसमें ज़्यादा होता है। तो इस पौधे को औषधीय गुण इसके फल में मौजूद एक शक्तिशाली रसायन कुकुरबिटैसिन, जो इसमें केमिकल होता है जिसके कारण इसकी क्रिया होती है, उसका नाम है कुकुरबिटैसिन। तो इसके कारण इसमें औषधीय गुण होते हैं। यह रसायन बहुत अधिक तीव्र क्रिया करने वाला रसायन है, यानी इसकी एक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत ही डीप होती है। इसका उत्तेजनात्मक प्रभाव श्लेष्मा झिल्लियां, यानी जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और ये श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन एक्साइट हो जाती हैं, यानी ज़्यादा सिक्रेशन पैदा करती हैं और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो विशेषकर आमाशय माने स्टोमक, और आंतों माने इंटेस्टाइन, तो उनकी झिल्लियों पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। परंतु अन्य जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन हुए हैं वो भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रहती है। यानी एक किस्म से आंतों पे और स्टोमक पे तो सबसे ज़्यादा असर डालता है ये, क्योंकि नॉर्मली खाया जाता है। तो परंतु जितनी और म्यूकस मेम्ब्रेन हैं, आँख की, गले की, नाक की, सभी के ऊपर इसका असर आता है, पर उन पर कम होता है तुलनात्मक रूप से। इसके प्रभाव के कारण इन झिल्लियों में सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण रोगी को उस अंग में बहुत ही भयानक संकुचित होने जैसी पीड़ा होती है, यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है कोई चीज, ऐसे इस किस्म का पेन उसके अंदर होने लगता है। तो दूसरा, इस औषधि को विस्तार, गहनता और सूक्ष्मता से समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों से हम इस औषधि के विषय में दिए गए अनुभवों और मतों का अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे स्टॉलवर्ट्स ने क्या क्या कहा है इसके बारे में और उससे हमें कितनी मदद मिलती है। हालांकि मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, उन्हीं से मदद लेता हूँ, पर उसको मैं एक दूसरे ढंग से, यानी बहुत गहनता में समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इतने सालों में हमने बहुत बार ये कोलोसिंथ रेमेडी अपनी पुस्तकों से पढ़ी है, एक एक वर्ड याद भी था, क्योंकि कॉलेज के समय में फर्स्ट ईयर में हमको ये पढ़ाई गई थी, हमने एक एक शब्द इसका रटा हुआ था। उसके बावजूद मैं 40 साल इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लगा नहीं सका। तो इसका सीधा मतलब है कि जो स्टॉलवर्ट्स ने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको समझना, इतना समझकर प्रैक्टिस में लगाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मुझको ये चैनल के माध्यम से आपको अपनी जो भी अनुभव है उसको पहुंचाना पड़ रहा है, ताकि आप भी इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से, सुविधापूर्वक और सटीक ढंग से कर सको। जो हमारी बुक्स हैं उनमें सभी लेखकों ने इस औषधि के विशिष्ट शारीरिक यानी फिजिकल और मेंटल लक्षणों के विवरण के साथ साथ अनेक बीमारियों में इस औषधि की उपयोगिता के विषय में भी वर्णन किया है। यानी मेंटल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, साथ साथ जितने भी ऑथर्स हैं सब ने अलग अलग किस्म की डिजीजेस का नाम दिया है कि ये इस डिजीज में इस्तेमाल होता है, इसमें अच्छा होता है, जैसे शियाटिका में अच्छा होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में अच्छा होता है, इस किस्म का ये दिया हुआ है। यह विवरण इतनी ज़्यादा बीमारियों में और इतनी परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता के विषय में दिया गया है
कि किसी भी चिकित्सक के पास इतने अधिक किस्म के रोगियों का आना संभव नहीं होता। मान लो उसमें 2000 दवाई बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, तो किसी भी और चिकित्सक के पास 2000 अलग अलग बीमारियों के पेशेंट एक ही दवाई को जिनका जरूरत हो ऐसे आते नहीं है। और ज़्यादातर ऑथर्स ने ये सब दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि उनका अपना अनुभव नहीं है, ये उन्होंने अपने अनुभव नहीं दिए हैं, बल्कि अन्य लेखकों के पुस्तकों से नकल मारकर लिखे हैं। यानी एक ऑथर ने कुछ लिखा तो दूसरे ने उसकी नकल मार ली है और अपनी बुक बना ली है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। बुक्स हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी जो बुक मार्केट में है उसकी कॉपी करके आप उसको एक भीड़ क्यों बुक्स की इकट्ठा करके होम प्रेस के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आज भी हो रहा है। तो ये सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए होता है। इसके ऊपर इच्छाएं मंशाएं जो ऑथर की होती हैं वो बहुत ही ईमानदारी वाली नहीं होती हैं। तो इसलिए पाठक हमेशा समझ के पुस्तकों को पढ़ें। कि विश्वसनीयता भी संदिग्ध, यानी उन पुस्तकों में जो दिया हुआ है इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी भी बड़ी डाउटफुल है कि ठीक भी लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं ये। तो ऐसा ही प्रत्येक औषधि के लिए भी लागू होता है। ये नहीं है कि केवल इसी औषधि की मैं बात कर रहा हूं, ये लगभग जितना भी होम्योपैथिक लिटरेचर है वो सब में ये प्रिंसिपल लागू है। अगर कोई लेखक अपने अनुभव से लिखता है तो उस लेख की विश्वसनीयता पक्की होती है। जो कुछ पहले से ही अन्य पुस्तकों में दिया गया है और वैसा ही विवरण आप भी लिख रहे हो या आप भी पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, तो उस प्रकार के लेखन का लाभ कम और होम्योपैथिक समाज के लिए नुकसान अधिक होता है। यह केवल लेखन के संदर्भ में ही लागू नहीं होता है, बल्कि जो हमारे अलग अलग सेमिनार में दिए गए विभिन्न वक्ताओं के भाषणों पर भी लागू होता है। यानी जो सेमिनार में लेक्चर दिए जा रहे हैं वो भी उन्हीं पुस्तकों की नकल मार के नोट्स बना के दिए जाते हैं, तो उसका भी कुछ ज़्यादा लाभ होता नहीं है। तो इन भाषणों में भी नकल बहुत ज़्यादा होती है और अपनी स्पष्ट समझ की अभिव्यक्ति बहुत ही कम होती है। इसलिए केवल वह लेख ही विश्वसनीय होता है जो कि लेखक का अपना अनुभव होता है और उसका विवरण भी अन्य पुस्तकों में दिए गए विवरणों से भिन्न होता है। तो भिन्न होने का मतलब ये नहीं होता कि गलत होता है। उसका अपना अनुभव है, वो अपनी बात कह रहा है, तो जो अपनी बात कहता है वो ईमानदारी से वो सत्य होता है, उस पर उसको लगाइए आप। तो इस लेख में हम अन्य लेखकों द्वारा इस औषधि के विवरण की समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने जो पढ़ा और जो प्रैक्टिस में लगाया दोनों में कितना अंतर है। चाहे वो हो सकता है मुझे ना समझ आया हो, जब 40 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझको उनका दिया हुआ विवरण अच्छे से समझ नहीं आया, तो बाकी होम्योपैथ को भी यही स्थिति होती है। क्योंकि हम सामान्यतः सब एक ही बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो जीनियस निकल के वो और दायरे में चले जाते हैं। तो मैं भी एक सामान्य ही होम्योपैथ हूँ। जब मुझको नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर मनुष्यों को ये भाषा समझ नहीं आती है। तो ऐसे लेखन का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। पुस्तकों में दिया हुआ है उनके विवरण की सूक्ष्मता को स्तर तक समझकर कैसे हम इस औषधि का प्रयोग रोजमर्रा डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे करें वो जरूरी होता है। तो कैसे इसका रोजमर्रा प्रयोग करके अपने मरीजों को ठीक कर पाएं ये हमें समझना जरूरी है। सटीक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये इस पेशेंट में मैं लगा सकता हूं और उसका रिजल्ट आएगा, तब उस ज्ञान का फायदा है। बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनकी पुस्तक है डॉक्टर फेरिंगटन। तो उनके अनुसार कोलोसिड बहुत ही उपयोगी औषधि है। अब ये वर्णन बड़ा उपयोगी, बहुत ही उपयोगी। सारी औषधि उपयोगी होती हैं अगर आपको वो आती हैं। अगर नहीं आती तो कोई भी औषधि आपके उपयोग के लिए है ही नहीं। सारी औषधियां उपयोगी होती हैं, परंतु इसका उपयोग सीमित है। सीमित का मतलब है कि आप कुछ ही किस्म के मरीजों में इसको लगा सकते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है।
और इसका उपयोग भी एक निश्चित दायरे में ही सीमित है। यानी कुछ खास किस्म की जो बीमारियां आएंगी, केवल उन बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर बीमारियों के नाम से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम हर दवाई का प्रयोग जुकाम से लेकर कैंसर तक सब में कर सकते हैं, अगर उसके मानसिक लक्षण बिल्कुल सटीक मिल जाते हैं तो। इसलिए हर दवाई का दायरा बहुत विशाल होता है, केवल हमें उस दवाई की सूक्ष्मता को समझने की जरूरत होती है। अब उन्होंने ये लिखा है, दायरा तो बड़ा सीमित है पर यह बहुत ही स्पष्ट है। यानी स्पष्ट का मतलब है कि आप केवल इसी दायरे के रोगियों को ये मेडिसिन दे सकते हो, इसके दायरे से बाहर जाओगे तो ये दवाई काम नहीं करेगी। ये बिल्कुल 100% गलत बात है, उनका अपना सीमित अनुभव है। क्योंकि आजकल मैं इस दवाई को जुकाम से लेके बड़े बड़े खराब रोगियों में भी दे रहा हूं, कोई दायरा सीमित नहीं है। तो इस वाक्य का अगर हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसका उपयोग उसी सीमित दायरे में सफलतापूर्वक किया जा सकता है अथवा किया जाना चाहिए। फिर डॉक्टर फेरिंगटन साहब कहते हैं कि ये औषधि गैंग्लियोनिक और संवेदी यानी गैंग्लियोनिक एंड सेंसरी नर्व्स के इन्फ्लेमेशन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद भी अनेकों भौतिक लक्षणों का विवरण उन्होंने दिया है अपनी पुस्तक में, जिनमें ये औषधि उपयोगी है। और इन भौतिक लक्षणों में दस्त, गैस बनना से लेकर अनेकों प्रकार की व्याधियां यानी बीमारियों में इसकी उपयोगिता उन्होंने बताई है। अगर हम ध्यान से अध्ययन करें जो कुछ उन्होंने लिखा है तो पाएंगे कि इन सभी बीमारियों में तंत्रिकाओं के प्रदाह यानी जो नर्व्स हैं उनके इन्फ्लेमेशन का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अब आप इसको समझें। एक तरफ ये लिख रहे हैं कि इसका मुख्य असर गैंग्लियोनिक नर्व्स और सेंसरी नर्व्स पे बहुत ज्यादा होता है और वहां इन्फ्लेमेशन आ जाता है, लेकिन बीमारियां दे रहे हैं दस्त की और भी ऐसे गैस बनना, इनका सीधा संबंध उनके इन्फ्लेमेशन से नहीं है। तो ये इस प्रकार का विवरण बिल्कुल गलत होता है। इनसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इन पुस्तकों को। अतः हम कह सकते हैं कि औषधि के संपूर्ण विवरण में कहीं भी आपसी तालमेल नहीं है, वरना पहला स्टैंजा दूसरे स्टैंजा से कनेक्ट होना चाहिए, तीसरा चौथे से कनेक्ट होना चाहिए। ये जब लेखन होता है तो एक सीक्वेंस में चलता है। आप ये नहीं कह सकते पहला पैराग्राफ इधर है और दूसरा उधर का है, तो फिर एक सीक्वेंस नहीं बना। जब तक सीक्वेंस में नहीं बात होगी, आज मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं कोलोसिंथ की कर रहा हूं, तो अभी कैमोमिला की कर रहा हूं, तो अभी फिल्मों की कर रहा हूं, तो अभी इकोनॉमिक की कर रहा हूं, तो आपको समझ क्या आएगा। तो चीजें सीक्वेंस में चलनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपका एक एक वर्ड एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। यहां ऐसा है नहीं, इसलिए समस्या आती है हम लोगों को इसको प्रैक्टिस में लगाने में। इसका सीधा अर्थ है कि हम औषधि के ऐसे विवरणों से औषधि का सटीक प्रयोग कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। मैं भी नहीं कर पाया हूं 40 साल में। लगभग ऐसी ही स्थिति सभी औषधियों के विषय में भी लागू होती है। इसी कारण से हम प्रायः औषधियों का सटीक प्रयोग पूरे आत्मविश्वास से नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति प्रायः सभी लेखकों के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल डॉक्टर फेरिंगटन की पुस्तक का ही यहां विवेचना कर रहा हूं। ये लगभग विवरण सबने एक ही जैसा दिया है और सबका एक ही स्टाइल है, सटीक कहीं भी नहीं है। सटीक होता तो हर इंसान को समझ आता, फिर हमें सेमिनार लेने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो कॉलेज में ही निकल के हम बच्चे इतने परफेक्ट होके निकलते कि वो अपने मरीजों को ठीक कर पाते। ऐसा तो होता नहीं है। वो तो कॉलेज से निकलने के बाद तो बिल्कुल डॉक्टर एकदम सड़क पे होता है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं जुकाम भी कैसे सही करूं। तो ये बड़ी एक बहुत ही भयंकर समस्या है होम्योपैथिक जगत के साथ। दूसरे हमारे बहुत ही प्रसिद्ध
डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फाटक, वो कहते हैं कि सामान्यतः यह औषधि परगेटिव का मतलब है जुलाब, जो दस्त लगा देती है, परगेटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। होम्योपैथी में इसका उपयोग पाचन तंत्र और बड़ी तंत्रिकाएं जैसे सियाटिका और ट्राइफेशियल नर्व के एक्यूट अफेक्शन में किया जाता है। यानी इन्होंने इसका यूज बिल्कुल सीमित कर दिया। अब आप देखें, एक तो परगेटिव के रूप में यूज किया जाता है, यानी दस्त लगाने के लिए। दूसरा, इन दो नर्व्स के इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है। अगर इनमें यूज किया जाता है तो फिर आगे मेंटल सिम्टम, थर्मल, शर्मल दुनिया भर के देने की कोई जरूरत नहीं होती है, कहीं तालमेल बैठता नहीं है। हालांकि मैं भी इन सारे पुस्तकों को पढ़ता हूं, इन्हीं से समझता हूं, पर इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इसलिए इतने 40-40 साल एक एक दवाई को समझने में लग जाते हैं। तो क्या एक होम्योपैथ कॉलेज से निकल के 40 साल बिना रिजल्ट दिए सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए वो एलोपैथी वगैरह कुछ और करता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इस प्रकार अनेकों लेखकों ने दोनों प्रकार के भौतिक यानी फिजिकल और मानसिक यानी मेंटल लक्षणों का विवरण दिया है, और इस सभी विवरणों को पढ़कर भी हम औषधि का सटीक प्रयोग कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको रोगी का इलाज करना है, ना कि केवल उसके अंगों का, ऑर्गन्स का। और व्यक्ति की पहचान उसके भौतिक अंगों से नहीं होती है, बल्कि उसके स्वभाव और उसकी पर्सनैलिटी से होती है। अतः हमेशा ही सतर्क चुनाव करने के लिए हमें ही औषधि के विशिष्ट यानी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल सिम्टम्स का मिलान रोगी के मानसिक लक्षणों से करना होता है। यानी दोनों में मैचिंग होनी चाहिए, मरीज की और दवाई की। ऐसा करने से ही औषधि निश्चय ही उस रोगी को ठीक कर लेगी। अगर रोगी का रोग ठीक होने वाली अवस्था में होगा तो ठीक कर लेगी। ऐसा नहीं है कि सिमिलियम दोगे और सभी कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो काम नेचर नहीं करा सकती वो होम्योपैथी भी नहीं करा सकती, क्योंकि होम्योपैथी नेचर को ही एनहांस करती है, उसी का एक हिस्सा है, सेपरेट नहीं है, ये नेचुरल साइंस है। तो इस प्रकार रोगी को ठीक कर लेगी तो ही औषधि उसको ठीक करेगी, अन्यथा उसको केवल अच्छी अनुभूति देकर ही अपना प्रभाव समाप्त कर लेगी। मतलब है कि अगर केस इनक्योरेबल है तो फिर भी मेडिसिन काम करेगी अगर वो सिमिलियम है तो, लेकिन उसमें केवल वेल बीइंग की फीलिंग आएगी, मरीज को अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, मेंटल पीस फील करेगा, सेटिस्फैक्शन फील करेगा, पर उसकी जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं ठीक होगा। उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है, पूरा नहीं ठीक होगा, पर वो मरीज के अंदर एक कंफर्टेबल लेवल उसका जरूर बढ़ जाएगा। तो वो बहुत ही इस चीज की निशानी है कि वाइटल हार्मोनी तो रिस्टोर हो गई है, पर डैमेज इतना ज्यादा है ऑर्गन्स में कि उसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, शेष अन्य प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का वर्णन भी मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि इन वर्णों इस प्रकार के वर्णन से पाठक के मन में औषधि के प्रति केवल भ्रांति और कंफ्यूजन पैदा होगा। तो यह लेख लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य सभी प्रकार की भ्रांतियों को समाप्त कर औषधि का सटीक चुनाव कैसे करें यह समझाना है, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करना है, ना कि मुझको उनका डिसऑनर करना है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लेखक हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं के सहारे आज तक होम्योपैथी जिंदा है। तो ये इनका एहसान तो बहुत बड़ा है, इनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता, पर जो कमियां हैं उसको सुधारा जाना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो बहुत महान लेखक थे, आज भी महान है, आज भी हम उन्हीं का पढ़ रहे हैं, और ये आर्टिकल भी मैंने उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ के बनाया है। पर उसमें जो गड़बड़ लगती है उसको हटाया है, और जो चीज लेकर हम सटीक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसको अपनाया है, फिल्टर किया एक किस्म से इसको हमने।
तो औषधि का सटीक चुनाव हम केवल तभी कर पाएंगे जबकि हम औषधि के मानसिक लक्षणों को उनके सूक्ष्म तक स्तर तक समझ पाएंगे, क्योंकि रोगी अपने मानसिक लक्षणों स्वभाव को वो कभी छुपा नहीं सकता। लोग कहते हैं भाई मेंटल सिम्टम मिलते नहीं हैं, बल्कि फिजिकल नहीं मिलते हैं। रोगी जब आपके पास इलाज कराने आता है या नहीं आता, तो भी वो अपनी मानसिक स्थिति के कारण आता है या नहीं आता। मान लो अगर किसी को चिंता हो रही है किसी चीज की, या डर लगा हुआ है, कुछ कंसर्न है किसी तरह से अपनी बीमारी के लिए, तो वो आपके पास आएगा। अगर वही बीमारी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो फिर नहीं आएगा, यानी उसको आया तो मानसिक के हिसाब से या रुका भी अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से। तो मानसिक लक्षणों को रोगी कभी भी छुपा नहीं सकता, वो फिजिकल्स को जरूर छुपा सकता है, या फिजिकल्स को हो सकता है अच्छे से ना बता पाए। जैसे कोई मंद बुद्धि व्यक्ति है, या कोई बेहोश पड़ा हुआ है, या छोटा बच्चा है, और बहुत सी चीजें हैं, तो वो बता नहीं सकता फिजिकल्स अपने, पर वो मेंटल तो आपको उसको देख ही सकते हो ना, ये कैसे बिहेव कर रहा है। छोटा बच्चा होता है, चाहे वो 2 दिन का भी हो, उसकी माँ समझ जाती है इस बच्चे को भूख लगी है, इसने पॉटी कर ली है, या इसको नींद आई है, या इसको कहीं दर्द हो रहा है, तो वो उसकी मानसिक अवस्था को माँ समझती है, ना कि उसको ये नहीं पता होता कि इसको बीमारी क्या लग गई है। तो ये मानसिक लक्षणों को निकालना, समझना आसान होता है बजाय फिजिकल के। जबकि भौतिक लक्षणों को सही वर्णन रोगी के लिए ज्यादा कठिन होता है। अब आप इसको देखें, कितनी बार रोगी के साथ अटेंडेंट आते हैं, उसके साथी लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह, तो वो क्या कहते हैं, बहुत बार देखने में आया है, वो ये कहते हैं कि भाई वो खुद बताने लग जाते हैं रोगी की बात, और क्या कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इसको नहीं बताना आएगा, मैं आपको बताता हूं। तो नहीं बताना आएगा, इसका मतलब है पेशेंट को अपने फिजिकल नहीं बताने आ रहे हैं, तो ये इसको आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उसको फिजिकल, लेकिन मेंटल तो आपको दिख ही रहे हैं रोगी के, और जिस ढंग से भी बात करेगा, जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उससे आप समझ जाओगे कि मरीज क्या कहना चाहता है। तो इसलिए मेंटल लेना ज्यादा आसान होता है, पर उनको समझना मुश्किल होता है शुरू में, पढ़ने के लिए, लेने में बहुत आसान होता है। तो इसी की वजह से होम्योपैथी में बहुत से चिकित्सक दवाई का सटीक चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब हम इस औषधि के महत्वपूर्ण मानसिक लक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर वो मानसिक लक्षण अथवा मानसिक अवस्था रोग में मिल जाती है, तो हम निश्चय ही हर प्रकार के भौतिक लक्षणों में इस औषधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक लक्षण यानी वो जो बीमारियां हैं या फिजिकल सिम्टम है होम्योपैथी की किसी भी पुस्तक में नहीं दिए गए हों, फिर भी आप सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं अगर मेंटल सिम्टम मैच कर रहे हैं। तो इसलिए फिजिकल देखने की जरूरत नहीं होती आपको। तो कोलोसिंथ रोगी अपनी निगाहों में स्वयं को बहुत ऊंचा दर्जा देता है, जैसे आर्निका, प्लेटिना वगैरह होते हैं, उन्हीं से कुछ मिलती जुलती पर्सनालिटी, स्टेफिस गेरिया, उनसे मिलती जुलती पर्सनालिटी होती है इसकी। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा सम्मानजनक समझता है, रेस्पेक्टेबल, अपने किसी न किसी गुण विशेषता के कारण अन्य लोगों से स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह सभी से अपना सम्मान चाहता है, जबरदस्ती का सम्मान चाहता है। सामने वाले करें ना करें, पर इसको लगता है कि मैं इस लायक हूं तो मेरा सम्मान करो, जो कि हेमामिलिस से मिलता जुलता है। पर हेमामिलिस का कुछ अपना अलग तरीका है, वो समझता है कि अब मैं इस स्थिति में आ गया हूं या मेरी पोजीशन ऐसी है कि सामने वाले को सम्मान करना चाहिए, वो ड्यू रेस्पेक्ट मानता है, जो उसका हक बनता है। पर ये हक नहीं बनता, अगर हक बनेगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे, सम्मान मांग के थोड़ी लिया जाता है। तो पर ये मांग के लेना चाहता है, डंडे के जोर पे सम्मान करवाना चाहता है। तो इस शब्द का अर्थ है कि जितना उच्च स्थान कोलोसिंथ ने स्वयं को अपनी निगाहों में दिया हुआ है, उस उच्च दर्जे का योग्य अन्य लोग उसको नहीं समझते हैं। ये खुद को ऊंचा समझ रहा है, पर सामने वाले ऊंचा नहीं समझ रहे हैं। अगर वो समझ रहे होते तो इसको सम्मान करते इसका। जैसे आजकल भी देखा जाए, हमारे
बहुत महान महान गुरु, साइंटिस्ट वगैरह बहुत लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, हनुमान साहब हैं, डॉक्टर कैंट हैं, भगवान बुद्ध हैं, गुरु नानक जी हैं, मोहम्मद साहब हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका सम्मान हर इंसान अपने दिल से करता है, और आज भी हजारों साल के बाद भी कर रहा है, क्योंकि वो सम्मान के योग्य थे। हम लोग उनको सम्मानने के योग्य मानते हैं, यानी हमारे दिल में उनके प्रति इज्जत है। पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरे रेस्पेक्ट करो, उन्होंने अपना काम करते रहे, सम्मान, वो समाज में प्यार फैलाते रहे, उपदेश देते रहे, ज्ञान बांटते रहे। तो इस कारण से इंसानों ने उनको सम्मान के योग्य समझा और आज तक सम्मान उनके दिल में बना हुआ है। परंतु ये जो कोलोसिस का व्यक्ति है, इसको समाज को ऐसा लगता है कि इतना काबिल ये है नहीं, तो इसलिए रेस्पेक्ट भी नहीं करते। पर इसको खुद को लगता है मैं काबिल हूं, मुझको रेस्पेक्ट करो, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अर्थात यह अहंकार जनित झूठे स्वाभिमान की अनुभूति है, क्योंकि अन्य लोग उसको इतना अधिक सम्मान के योग्य नहीं समझते हैं, तो वो लोग इसको उतना सम्मान देते ही नहीं है। यहीं से व्यक्ति के कोलोसिस रोगी में बनने की शुरुआत हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया ना। अगर इसको इच्छित सम्मान नहीं मिलता, यानी जितना ये चाहता है उतना सम्मान नहीं मिलता है, तो इसके मन में कई प्रकार की नकारात्मक अनुभूतियां यानी नेगेटिव फीलिंग्स जन्म लेती हैं, जैसे गम में लग जाना, ग्रीफ, क्रोध आना, गुस्सा, आत्मग्लानि यानी मॉर्टिफिकेशन और इंडिग्नेशन की फीलिंग। तो ये बहुत सारी अनुभूतियां मन में जन्म लेंगी। यह उसके अपने मन, अपने प्रति सम्मान की अनुभव। अब कितना ज्यादा वो ग्रीफ में जाएगा, कितना ज्यादा गुस्सा करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो उसको अपनी निगाहों में उसका कितना सम्मान है। जो बहुत ऊंचा समझेगा तो उसमें उतना ही क्रोध और ग्लानि की भावना या ग्रीफ की भावना ज्यादा होगी। जो कम ऊंचा समझता है अपने आप को, तो उतना ही वो कम रिएक्ट करेगा ना। परंतु सबसे तीव्र अनुभूति क्रोध यानी एंगर और गरिमा का ह्रास, गरिमा का ह्रास माने इंडिग्नेशन की होती है इसके अंदर। ये इतनी तीव्र और गहन अनुभूति होती है कि उसको भौतिक स्तर पर होने वाली बीमारियां भी उतनी ही तीव्रता यानी सीवियरिटी से आती हैं। जितना इसको सदमा लगेगा कि अरे मेरी इज्जत नहीं करी, तो उतना ही ज्यादा ये बीमार होगा। इसके रूब्रिक्स कुछ हैं, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कोलोसिस का। सारी दवाई की पिक्चर इसी के इर्द गिर्द इसी से वो रिएक्शंस आती हैं। अगर उसमें ये फीलिंग आ गई तो इसके कारण रिएक्शंस आती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंड वेक्सेशन, मैं सारे रूब्रिक पढ़ रहा हूं जो बहुत ही, जो ऊपर मैंने बताया उससे जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद साइलेंट ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स मिसफॉर्चून ऑफ अदर, एलिमेंट्स मॉर्टिफिकेशन विद एंगर, इसमें अकेली कोलोसिस दी गई है, एलिमेंट्स रिप्रोचेस और एलिमेंट फ्रॉम बीइंग स्कॉर्न्ड। अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं सूक्ष्मता के लेवल पे कि जिस इनको अब हम इन्हीं सभी रूब्रिकों को एक एक करके इनके सूक्ष्म स्तर तक समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक आम जिंदगी में अपने क्लिनिक में इनको आसानी से पहचान पाएं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद साइलेंट ग्रीफ, ये रूब्रिक हमने लिया पहला। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो ट्रांसलेशन है, वो है गुस्से के कारण इसकी तकलीफें शुरू होती हैं, और अब मन में गुस्सा और एक बिल्कुल गुप्त गम भरा हुआ है। साइलेंट माने शांत, यानी जो बिना आवाज के, आवाज नहीं करता है। तो यानी जब हम आवाज करते हैं तो ये हमारे आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है।
अर्थात उस घटना का सभी को पता चल जाता है। परंतु जब हम कोई कार्य बिना आवाज किए करते हैं तो किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता है। अतः साइलेंट ग्रीफ का अर्थ हुआ कि उसके मन में क्रोध के साथ साथ जो गम भरा हुआ है, परंतु वह गम को किसी के सामने भी प्रकट नहीं होने दे रहा है। अब ऐसा आप खुद सोचें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने की उसको क्या आवश्यकता है। ये इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, तो ये वजह आपको मेडिसिन के दूसरे रूब्रिक में मिलेगी। तो इस तरह मेडिसिन में जो रूब्रिक दिए हुए हैं हमारी रिपर्टरी में और मैट्रिमेडिका में, सब एक दूसरे से लिंक होते चले जाएंगे और एक कोलोसिंथ की पर्सनैलिटी आपके सामने उभर के आएगी। अब आप देखें, शोर मचाने का कुछ करते हैं। जैसे मान लो कोई नेताजी हैं, वो बहुत सारे भाषण देते हैं, बहुत सबका ध्यान उधर ही रहता है, तरह तरह के, जैसे कहते हैं ना, खबरों में बने रहना। और एक है कि नेता वो चुपचाप काम करे चला जाता है, उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता, काम वो बहुत कर रहा है। तो इस तरह होता है ये। उदाहरण, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेधावी छात्र है। अब उसको टीचर ने किसी वजह से सारी क्लास के सामने डांट दिया, बुरी तरह से कक्षा के सामने कुछ ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा जो उसको अच्छा नहीं लगा। तो इस पर इस छात्र को अध्यापक पर बहुत क्रोध आया, परंतु यह अध्यापक पर अपना जो गुस्सा है वो प्रकट नहीं कर सकता था। इसने इन सब छात्रों के सामने स्वयं को बहुत ही अपमानित महसूस किया, अर्थात इसको लगा कि अब छात्रों की निगाहों में का सम्मान वो नहीं रहेगा जो पहले छात्र उसका करते थे। यह बात इसको खाए जा रही है। ये खाए जाना गम होता है, ग्रीफ होता है, परंतु वह इसको किसी के सामने भी प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि टीचर का काम तो डांटना ही है। ये तो बड़ी कॉमन बात है, इसमें तो कोई भी बच्चा अपने आप को ह्यूमिलेट फील नहीं करता है। तो टीचर्स के लिए कोई खास ऐसा नहीं था कि इसको विशेष तौर से डांटा गया। तो ये तो क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए एक तरीका ही होता है। तो इसलिए ये सबके सामने अनयूजुअल क्योंकि नहीं था, तो ये सबके सामने ऐसा रिएक्ट भी नहीं कर सकता था, तो अपने मन में ले गया ये। क्योंकि किसी ने भी इसको अभी तक कोई नेगेटिव रिमार्क दिया नहीं है। ये नहीं दिया कि अरे टीचर ने तेरे को डांटा तो तेरी बेइज्जती हुई, फलाना हुआ, बुरा, ऐसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मतलब जैसे कॉमन होता है, कॉमन घटनाएं होती हैं, ऐसा ही घटनाएं क्लास में टीचर डांटते ही रहते हैं। तो अन्य छात्र अध्यापक भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि इसके मन में अध्यापक के प्रति क्रोध और स्वयं के अपमान बोध के कारण गहन उदासी छा गई है, क्योंकि यह दोनों ही भावनाएं उसके मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल तो रही है, पर वो दिखा नहीं रहा है। अतः उसको मानसिक एवं शारीरिक अनेकों रोग लग जाते हैं जब ये फीलिंग अंदर आ जाएगी। तो उनमें से प्रमुख क्या है? अब इसके कारण उसको फिजिकल जो डिसऑर्डर, जैसे उसका पेट खराब हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, या किसी नर्व के ऊपर उसका असर आ जाए, अगर नहीं भी आए तो भी हम इसको दवाई दे सकते हैं। अभी पैथोलॉजी वहां तक नहीं आई है, परंतु इसके अतिरिक्त भी उसको अन्य किस्मों के रोग लग सकते हैं जिनका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर A to Z कोई भी बीमारी लग सकती है इसको। दूसरा रूब्रिक है इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, अर्थात व्यापार में असफलता के कारण उत्पन्न व्याधियां। व्यक्ति व्यापार जो करता है वो किसी फायदे के लिए करता है कि कुछ पैसा लगाया, कुछ मेहनत करेगा तो रिटर्न चाहता है, वो कुछ प्राप्ति के लिए करता है। और व्यक्ति केवल वो ही व्यापार करता है जिसमें उसको लगता है कि वो इसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि फेल होने के लिए कोई व्यापार नहीं करता है। अर्थात उसको स्वयं पर भरोसा होता है कि वो इस व्यापार के अंदर सफल रहेगा, यानी जो काम कर रहा है उसमें वो बिल्कुल जो इच्छित फल है, वो जो चाहता है वो मिलेगा उसको। व्यापार में असफलता का अर्थ हुआ कि वह स्वयं असफल हुआ, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चला तो इसका मतलब उसकी वजह से तो नहीं चला, उसके पास अकल नहीं थी या जो भी था, या उसको चलाना नहीं आया, यानी वो अपनी निगाहों में फेल हो गया। तो कोलोसिंथ व्यक्ति काम या व्यापार की सफलता को वह स्वयं की काबिलियत से जोड़कर देखता है। यह स्वयं की असफलता उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है,
इस असफलता को वो पचा नहीं पाता, क्योंकि इस असफल होने का अर्थ है कि वो उस बिजनेस चलाने के योग्य नहीं है, यह उसके अहम पर ठेस है, इसलिए उसको भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब ये व्यापार जो है केवल पैसे के लेन देन से तक सीमित नहीं है ये, बल्कि किसी भी कार्य में असफल होना कोलोसिंथ व्यक्ति को रोगी बना देता है। एक और रूब्रिक है इसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, यानी गम के कारण व्यक्ति को होने वाली व्याधियां। व्यक्ति को गम कब लगता है? जब उसकी कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति उससे बिछड़ जाए। अतः यह कह सकते हैं कि कोलोसिंथ व्यक्ति अपनी चीजों से बहुत ज्यादा मोह रखता है, अटैचमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि वो इसके ईगो से जुड़ी होती है। ये मेरी है, वो जो मेरा है ना, मेरा एक पोजेशन की भावना, तो उससे जोड़कर देखता है। तो यह अहंकार जनित मोह है और इसी के कारण उसके दुखों का कारण है। जैसे उदाहरण मैं एक दे रहा हूं क्लिनिक से। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो स्वयं को बहुत अच्छा डॉक्टर मानता है, ये समस्या की जड़ है। उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, वह उसके इलाज के लिए पूरा जान लगा देता है कि किसी तरह मैं अपनी बेटी को ठीक कर दूं। इंटेलिजेंट डॉक्टर है तो उसका वो ये सोचता है, मानना है उसका कि मैं इसको ठीक कर लूंगा, तो इसलिए वो कोशिश करता रहता है। परंतु उसको सफलता नहीं मिलती है तो वह अपने गुरु से भी मदद मांगता है, परंतु गुरु भी उसकी मदद सच्चे मन से नहीं करता है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि बच्ची की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और इसमें सुधार होना नामुमकिन है। ये असेस नहीं कर पा रहा है, या असेस करने के बावजूद भी इसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, झूठा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको ठीक कर लूंगा, पर गुरुजी को मालूम है कि नहीं ठीक होगी, तो वो इतना उनको ठेस नहीं लगेगी। परंतु यह डॉक्टर गुरु से ऐसी आशा रखता है कि गुरु प्रत्येक क्षण उसकी बेटी के इलाज में उसकी मदद करें, क्योंकि वह अपने गुरु का सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान शिष्य है। और गुरु हमेशा से इज्जत करते आए हैं इसकी कि ये तो बहुत अच्छा मेरा चेला है, बहुत आगे नाम कमाएगा, तो इसलिए ये उस पर अपना राइट मानता है। तो गुरु द्वारा अच्छे से मदद ना दिए जाने पर यह उसके प्रति अपने मन में एक क्रोध भाव रखने लगता है और बच्चे की मृत्यु हो जाने के कारण स्वयं को बहुत ही नकारा, बिल्कुल कंप्लीट फेलियर महसूस करता है कि जैसे उसके पास तो बिल्कुल अकल नाम की चीज है ही नहीं। तो बच्चे की मृत्यु इसके अहंकार पर एक गहन चोट पैदा करती है कि वह इतना अधिक श्रेष्ठ डॉक्टर होकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सका, और बच्चे को खोने से उसको जो गहन सदमा लगता है, यहीं से वह क्रोध, आत्मग्लानि के साथ साथ गमगीन रहने लगता है। ये क्रोध किस पे आ रहा है? अपने ऊपर आ रहा है और अपने गुरु के ऊपर आ रहा है कि वो ना उसने मदद की और ना मैं कर पाया, मैं बचा नहीं पाया। तो ये गम जो लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि उसने अपने को इससे बहुत ही नकारा महसूस किया। रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरेसमेंट, यानी स्वयं को सबके सामने हल्का सा भी शर्मिंदा महसूस करने पर होने वाली व्याधियां। एम्बरेसमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। तो स्वयं को सबके सामने हल्का सा शर्मिंदा महसूस करने पर होने वाली व्याधियां, एम्बरेसमेंट। तो यह स्वयं को किसी खराबी, कोई कमजोरी यानी अपनी कोई वीक पॉइंट आदि पर ध्यान जाने के कारण जो उत्पन्न असहजता की स्थिति होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छे से सभ्य लोगों की पार्टी में जाता है, सभी ने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे हैं, सभी के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, परंतु इसके कपड़े बहुत साधारण हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं को उस माहौल के अनुकूल नहीं समझ रहा होता, बल्कि स्वयं को भिन्न होने का और थोड़ा सा छोटा होने का एहसास उसको परेशान कर रहा होता है। पार्टी से आने के पश्चात भी एहसास उसके मन से जाता नहीं है, तो उसको कैरी कर रहा होता है वो। तो इसी कारण से उसको परेशानियां होती हैं कि वो इस रूब्रिक को दर्शाती है। परंतु इसकी दूसरी स्थिति भी होती है कि जैसे इसको कोई बीमारी का एहसास होने लगता है, खुद के अंदर कोई बीमारी जैसे लग गई है,
जो कि इस प्रकार के उच्च लोगों को प्रायः नहीं होती है। तो उसको सोच सोच कर ही व्यक्ति व्यथित होता रहता है, असहज महसूस करने लगता है। अरे ये बीमारी मुझे कैसे लग गई, अब मैं कैसे सबके सामने इस बीमारी को लेकर जाऊंगा, इसके इलाज में तो इतना खर्च आएगा, इतने पैसे लगेंगे, मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूंगा। अगर बीमारी का यह दौरा सबके सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा, अकेले में आ गया तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। तो ये उसको सोच सोच के थोड़ा असहज हो रहा है। तो यह व्याख्या डॉक्टर कैंट के मूल रूब्रिक, डॉक्टर कैंट ने इसको रिपर्टरी में जो दिया हुआ है वो है एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, यानी एलिमेंट आने के बाद एम्ब्रेसमेंट होता है। परंतु जो हमारे सॉफ्टवेयर्स में आजकल दिया गया है रूब्रिक, उन्होंने इसको बदल दिया है और उन्होंने कर दिया है इसको कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, यानी एम्ब्रेसमेंट होता है तो एलिमेंट आती है। कैंट साहब ने लिखा है कि जब एलिमेंट आती है और चली जाती है तब एम्ब्रेसमेंट होता है। तो ये दोनों उल्टे रूब्रिक हैं, पर दवाइयां दोनों में सेम ही रखी गई हैं। तो इसका मतलब जो ये बदलाव किया गया है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे रूब्रिकों के साथ सॉफ्टवेयर वालों ने किया है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एक और है एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, अर्थात सम्मान में कमी महसूस होने पर होने वाली परेशानियां। इंडिग्नेशन व्यक्ति के बारे में स्वयं का अपना बनाया हुआ मापदंड होता है। वो लगता है कि उसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, वो इस इज्जत के योग्य है, परंतु उतनी उसको मिलती नहीं है तो उसको समस्या आती है। परंतु उसको स्वयं के बारे में लगता है कि उसको वह इतने सम्मान का अधिकारी है, परंतु सामने वाले लोग जब उसको वो सम्मान नहीं देते हैं या उससे कम सम्मान देते हैं तो इसको बहुत बुरा लगता है। तो इन लोगों की निगाहों में, अरे इन लोगों की निगाहों में मेरी इतनी इज्जत है, उन्होंने मेरे को एक स्टूल पे बैठने को कह दिया, जी बैठो जी, आ जाओ, मेरे को एक ऐसे सिंपल से कप में चाय दे दी और चाय तो पी गया। वो तो जैसे कहते हैं वो कड़वा घूंट करके पी जाता है, वो सबके सामने बोल नहीं सकता पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा है, अरे मेरी इतनी बेइज्जती, यही मेरी इज्जत है। एक तो उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है और अपने ऊपर भी आ रहा है कि मैं इस लायक हूं, यानी सबके लोग मुझे इस योग्य समझते हैं, इतना कम लेवल का। तो क्योंकि मेरी बस इतनी सी हैसियत है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कम समझ रखा है। परंतु इज्जत आप मांग कर नहीं ले सकते हो, इसलिए यह किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरी ज़्यादा इज्जत करो, आपने कम इज्जत करी है। तो वो केवल इतना ही कह सकता है, किसी से मेरा उचित सम्मान नहीं किया, अर्थात उसके मन में स्वयं के अपमान की पीड़ा या दूसरों की निगाहों में स्वयं की उच्चता के एहसास की कमी की पीड़ा बनी रहती है। अथवा इसको कोई ऐसा रोग लग जाता है जो प्रायः उच्च क्लास के लोगों को नहीं होता है, जैसे कि यह बड़ा अफसर है, अब इसको गैस बनने की शिकायत हो गई, बदबूदार गैस मारता है या डकार मारता है वैसे, तो यह सामान्य समय समय पर बदबूदार गैस छोड़ने को मजबूर होता रहता है। इसने स्वयं को बहुत ही असहज और अपमानित सा महसूस करता है, जैसे सबके सामने जब इसको गैस कंट्रोल नहीं हुई तो निकल गई या डकार आ गई, तो उस वक्त जो अपने आप को एकदम असहज ही महसूस करेगा, इसको लगेगा सबके सामने सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यानी अरे यार ये कितना बड़ा अफसर और ऐसे पदजमी का शिकार। तो वो जो अपमानित सा महसूस हो रहा है वो इंडिग्नेशन की भावना होती है। यह भावना इतनी तीव्र होती है कि हर समय यह स्वयं को परेशान महसूस करता रहता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छी काबिल महिला है, क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इस कारण वह स्वयं को अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचे दर्जे का मानती है, और जब व्यक्ति ऐसा मानता है तो उसको लगता है कि अन्य लोग भी उसकी इस योग्यता को समझें और उसको ऐसा सम्मान दें। ऑफिस में इसको बहुत ही साधारण सा कार्य सौंप दिया गया, जिस कार्य को कोई भी साधारण सी काबिलियत रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। यह बात इस महिला को बहुत ज़्यादा अखरती है। जैसे तो दफ्तर वालों ने इसका जानबूझकर अपमान करा है। ये धीरे धीरे उसको अनेकों प्रकार की परेशानी यानी एलिमेंट होने लगती है। एक और रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, अर्थात दूसरों के दुर्भाग्य पर इसको होने वाली परेशानियां।
परंतु यह रूब्रिक कोलोसिंथ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता, उसके अनुरूप नहीं है। अतः मुझको नहीं समझ आ रहा है कि इस औषधि में यह रूब्रिक लोगों ने क्यों रखा है। मैं अभी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रिपोर्टरी में दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ इसको रखा है। पर मेरे हिसाब से जितनी मुझको समझ है उसके हिसाब से ये रूब्रिक यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी लेखक ने किस भावना को इस रूब्रिक में कन्वर्ट किया है वो लेखक ही बेहतर समझ सकते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। एलिमेंट मॉर्टिफिकेशन विद एंगर, तो इस रूब्रिक में केवल कोलोसिंथ अकेली औषधि दी गई है। यानी जब एक औषधि किसी रूब्रिक के सामने अकेली दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो उस औषधि की पूरी पर्सनैलिटी को व्यक्त करती है, अभिव्यक्ति करती है। अर्थात कोलोसिंथ व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि औषधि के संपूर्ण प्रकृति को केवल इस रूब्रिक के सहारे ही समझा जा सकता है। यानी एक रूब्रिक के सहारे पूरी मेडिसिन को हम समझ सकते हैं। अर्थात रोगी के मन में बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है। यह क्रोध ऐसी किसी घटना के कारण है जिससे इसके सम्मान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसको किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जैसे तो वह पूरी तरह से बिल्कुल डेड हो गया है, मृत समान हो गया है। जैसे तो उसका संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व ही खत्म हो गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी बड़े अधिकारी को उसके बॉस ने उसके ही अधीनस्थ कर्मचारी यानी सब ऑर्डिनेट कर्मचारियों के सामने कुछ बुरा भला कह दिया। इससे इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि अब के उसके जो सब ऑर्डिनेट है, अधीनस्थ कर्मचारी, तो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मतलब व्यक्ति को ऐसे लग रहा है कि उसके अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेटों के सामने तो बिल्कुल ही मृत प्राय हो गया, डेड हो गया है। जैसे तो उसका सारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब वह अपने अधीनस्थों के सामने पढ़ने से भी कतराने लगा। ये एलिमेंट है। अब उनके सामने स्वयं का सम्मान इतना ज्यादा घट गया है कि जैसे तो वह बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ऑफिस भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पर उसको वो अपने आप को परफॉर्मेंस वो अब नहीं दे पा रहा है क्योंकि अब अपने सब ऑर्डिनेट पर भी वो दंग रौब से, उस कॉन्फिडेंस से उनको ऑर्डर नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब उनके सामने तो उसका अपमान ही हुआ है। एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोच, अब रिप्रोच को समझते हैं तो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से प्रदर्शित करना कि उसकी वजह से सब गड़बड़ हुई है, उसका काम करने का तरीका, उसका बर्ताव ठीक नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, ऐसा किसी को दिखाना, इसको हम रिप्रोच कहते हैं। तो यह एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति को नकारना है, उसके साथ ही उसके प्रति अपनी नाराजगी भी प्रकट करना होता है कि उसको एक निम्न दर्जे का व्यक्ति, कार्यकर्ता आदि सिद्ध करना है। वो कहते हैं तेरे की वजह से हुआ, अब तू देख भुगतना हम सबको पड़ रहा है, तू ये ना करती, ये गड़बड़ हो गया। ये तेरी ब्लेम करना एक किस्म का हल्के से, ये नहीं कि उसके लिए बिल्कुल तहस नहस कर दिया उसने, लेकिन उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंस में। उदाहरण एक लेते हैं हम इसको क्लिनिक से। किसी को डॉक्टर ने कहा कि भाई उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए उसको शुगर किसी भी प्रकार से लेनी नहीं है। परंतु इस व्यक्ति ने डॉक्टर की सलाह की अवहेलना करते हुए कई बार शुगर खा ली, जिससे इसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और नई नई परेशानियां पैदा हो गई। तो इस प्रकार डॉक्टर ने, जब डॉक्टर को पता लगा तो डॉक्टर ने इसको डांटते हुआ कि तुमको जब मैंने मना किया था तो तुमने चीनी क्यों खाई। अर्थात डॉक्टर के डांटने का एक प्रकार का ऐसा भाव है जैसे तो उसकी इस रोगी की इस हरकत से वो मूर्खता पूर्ण हरकत समझ रहा है। यानी डॉक्टर ऐसा समझ रहा है कि रोगी ने जो कुछ किया ये बेवकूफ़ी है और उसी के कारण उसकी शुगर बढ़ी है, तो इसलिए उसको रिप्रोच कहेंगे। अर्थात इसकी हरकत का डॉक्टर समर्थन नहीं कर रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। किसी को हॉल के अंदर लोगों के बैठने का इंतजाम करने को कहा गया ताकि सब श्रोता वक्ता से अच्छे से संपर्क में रहें, परंतु इसने कुर्सी और मेज आदि इस प्रकार से लगवा दी कि दोनों यानी श्रोता और वक्ता के बीच संपर्क स्थापित करने में बहुत अधिक कठिनाई होने लगी। यानी सिटिंग अरेंजमेंट जैसा ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए था वैसा इसने नहीं करवाया। अपनी समझ से तो इसने ठीक करवाया,
पर वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो इससे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने इसको कहा, अरे जैसे तो आयोजकों ने इस प्रकार की व्यवस्था को देखते ही थोड़ी सी नाराजगी भरे अंदाज में इसको कहा, अरे तुमने ये क्या किया, ये ऐसे सिस्टम लगाते हैं, तुमको तो ये बताया गया था, सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा अब इसका, देखो अब कैसे बात करेंगे अब ये। तो इसने तो पूरा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा, अर्थात इसकी काबिलियत को एक प्रकार से नकार दिया गया तथा पूरी अव्यवस्था के लिए इसको ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। यह एक नाराजगी भरा दोषारोपण है। एक और रूब्रिक है एलिमेंट स्कॉर्न बीन। मैं इसको पहले डिक्शनरी से इसका इंग्लिश मतलब पढ़ता हूँ क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना काफ़ी कठिन था। स्कॉर्न का मतलब है ए फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज नॉट वर्दी ऑफ एनी रेस्पेक्ट और अप्रूवल। दूसरा होता है इसका हार्श क्रिटिसिज्म दैट शोज ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट और अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। इसका एग्जाम्पल है ही स्कॉन्स एनीवन who earns less money than he does। दूसरा एग्जाम्पल है हर एक्शंस वर स्कॉन्ड बाय मेनी पीपल। तीसरा इसका मतलब होता है स्कॉन का ओपन डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग कंसिडर्ड अनवर्दी ऑफ एंड कंसर्न और रेस्पेक्ट। किसी तरह की रेस्पेक्ट के लायक नहीं है वो। एग्जाम्पल इसका दे रखा है इन्होंने, हैज नथिंग बट स्कॉन फॉर न्यू आइडियाज ऑफ एनी काइंड। एक और एग्जाम्पल दिया है ही स्कॉन द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ देयर एंसेस्टर्स। चौथा इसका मतलब है टू इग्नोर इन ए डिसरेस्पेक्ट मैनर। एग्जाम्पल ही स्कॉन द एडवाइस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड हैड द लेजर आई सर्जरी एनीवेयर। यानी जो मरीज है डॉक्टर ने कहा स्पेशलिस्ट ने कि भाई तेरे को लेजर नहीं करानी है, अरे यार छोड़ो क्या लेजर, इसको कोई अकल है, उसने जाके लेजर करा ली। तो ये डॉक्टर को उसने स्कॉन्ड किया, इसको बेवकूफ़ है, कहाँ ऑप्थेल्मिस्ट बना दिया इसको किसी ने। तो इसको कहते हैं स्कॉन्ड करना। अच्छा अब इसको मैं हिंदी में समझता हूँ। किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति आदि को तिरस्कारपूर्ण ढंग से नकारना कि वह किसी भी प्रकार से ध्यान देने योग्य नहीं है, यानी सम्मान के योग्य नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, अर्थात वो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तरीय व्यक्ति है या निम्न स्तरीय उसका सोच है, यानी रेस्पेक्ट के लायक नहीं है, किसी लायक है नहीं तो बकवास है, तो ये ऐसे समझ लो आप। इसके सामने वाले के लिए कठोर निरादर अथवा अस्वीकार्य होने की भावना निहित होती है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जब कर्मचारी ने एक जिम ट्रेनर को जिम प्रबंधकों से मिलवाया कि वो मैं लगा कि भाई देखो ये आज से ये जिम ट्रेनर बनेगा, हमारे यहाँ इसको नौकरी पे रख लो इसको, तो इस पद के लिए तो ये सबसे योग्य व्यक्ति है। तो प्रबंधकों ने उसको देखते ही नाक मुंह से करके कहा यार तुम भी कहाँ कहाँ से लोगों को पकड़ लाते हो, ये क्या ट्रेनर बनने लायक है, इसकी देखो पीछे सारी हड्डियां निकली पड़ी हैं, इसके शरीर को देखकर तो सारे ग्राहक भाग जाएंगे हमारे। यानी प्रबंधकों ने एक किस्म से उसको बिल्कुल ही नकार दिया कि ये तो बिल्कुल कूड़ा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ट्रेनर बनने के लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार सा आदमी है। यानी तो प्रबंधकों के सीधे तौर पर जिम ट्रेनर को कुछ भी ना कहते हुए उसका घोर निरादर था। यह भावी तिरस्कारपूर्ण यानी स्कॉर्न है। तो अभी तक कोलोसेंथ व्यक्ति को उत्पन्न होने वाली परेशानियों के कारणों को हमने देखा है। उन सभी में एक पक्ष सार्वभौमिक रूप से सम्मिलित है, यानी सब में कॉमन है कि उसको अपने व्यक्तित्व, अपने पद, अपनी योग्यता के अनुरूप अगर उचित सम्मान नहीं दिया गया अथवा उसका बुरी तरह से अपमान किया गया, अर्थात कोलोसेंथ को स्वयं को अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान ना मिलने पर बहुत ज्यादा क्रोधित और दुखी हो जाता है। अगर वह गुस्सा करने वाले की स्थिति में होता है तो वह तीव्र गुस्सा करता है, तो ऐसे संबंधों में एकदम से खत्म करने का फैसला ले लेता है। जहां अपमान हुआ है उसका, फिर उनसे कोई रिश्ता नहीं चाहता, तोड़ देता है वो, अगर करने के योग्य है, यानी ऐसी स्थिति में कि इसको कर सकता है वो।
और अपमान करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से खरी खोटी सुना देता है, बहुत बुरा भला कहता है। इसका रूब्रिक है एंगर थ्रोज थिंग्स अवे। जैसे तो गुस्से में वो अपना आपा खो देता है। बिसाइड्स वन सेल ऑफ बीइंग, रूब्रिक है रेज फ्यूरी थ्रोज थिंग्स अवे। चौथा है वायलेंट एंड वेहीमेंट। लेकिन अगर रोगी हालात के कारण गुस्सा प्रकट करने की स्थिति में नहीं है, जैसे गुस्सा करना से अगर उसने गुस्सा किया तो उसे नुकसान होगा, तो वो गुस्सा करने की स्थिति में नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखित हो रहा था, यानी एंग्विश। अपमान के बाद गुस्से को दबाकर रखने की मजबूरी ही उसका दर्द है। अगर कोलोसेंस गुस्सा निकाल दे जिसने उसका अपमान किया है तो फिर इसको समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर ना निकल पाए, दबा के इसको रखना पड़े और अपमान का घूंट पीना पड़े, तो ये है उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखद यानी पेनफुल स्थिति। अपमान का घूंट पीने के लिए मजबूर होना ही कोलोसेंस का दर्द यानी पेन है। अगर यह गुस्सा प्रकट नहीं कर पाता है तो यह अपने मन को गम लगा लेता है और क्रोध भरे भाव को मन में रखते हुए गमगीन रहने लगता है। इसके रूब्रिक्स हैं एलिमेंट्स एंगर साइलेंट ग्रीफ विद। ऐसी अवस्था में वह किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता। रूब्रिक्स हैं कंपनी अवर्जन टू ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स, अवर्जन टू एवरीथिंग, aversion to friends, answers aversion to, discontented with everything, disgust, grief, silent with indignation। आठवां रूब्रिक है offended easily, takes everything in bad part, rage fury, restlessness, from anger, throws things away, weeping after mortification। अब इन सारे रूब्रिकों को मतलबों को समझाना तो मुश्किल है, लेकिन ये सारे रूब्रिक जितने भी दिए गए हैं ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी इनको बड़ी आसानी से आप डे टू डे लाइफ में समझ सकते हो। फिर भी जैसे जैसे बीच में टॉपिक आगे बढ़ेगा तो कुछ रूब्रिक्स को मैं समझाऊंगा। गुस्से को मन में भरे घूमता रहता है, चुप रहता है, बोलता नहीं है, मन में भरा हुआ गुस्सा है, इसको कहते हैं रिजर्व। रिजर्व हो गया भाई, मतलब ये रिजर्व रहता है, अपने में ही मस्त रहता है, या अपने मन में ही बात रखता है, किसी को बताता नहीं है, अपने काम से काम रखता है, इसको रिजर्व कहते हैं। जैसे उसने सबसे मिलना जुलना कम कर देता है, लोगों से केवल काम की और वो भी बहुत जरूरी बातें ही करता है, फालतू बात नहीं करता भी है। अब रिजर्व हम उस वस्तु या उस भंडार को कहते हैं जिसको हम प्राय प्रयोग में नहीं लाते हैं, परंतु जरूरत के समय ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है ना, हमने सेविंग रखते हैं, मेरी रिजर्व में रख लो, जरूरत के समय काम आएगा। या रिजर्व जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, जैसे टू व्हीलर्स वगैरह में एक मेन टंकी होती है, नीचे फिर रिजर्व होता है कि जाके पता लगे अब इतना खत्म हो गया, इतना बचा है, इसको इमरजेंसी में यूज करना है, तो वो रिजर्व हो गया। स्कूटर या मोटरसाइकिल आदि में रिजर्व पेट्रोल होता है। इस प्रकार कोलोसेंस व्यक्ति अपमानित होने के पश्चात सबसे बोलना कम कर देता है, पूरी तरह से बंद नहीं करता है वो, परंतु कुछ बातें वह किसी के सामने भी नहीं बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलता रहता है, जिससे लोगों को ये भी ना लगे कि बिल्कुल ही नाराज हो गया है, उससे खतरा है इसको नुकसान होने का। ताकि अन्य लोगों के सामने वालों के मन में रखता है कि वह जब उचित समय आएगा तो अपने मन की बात उन संबंधित लोगों के सामने रखेगा। रखेगा मतलब ये नहीं कि उनसे कोई जस्टिफिकेशन देगा, बल्कि उनको अच्छे से खरी खोटी सुनाएगा। जस्टिफिकेशन की बात इसके मन में नहीं होती है, सुनाने की बात होती है, मैलिशियस होता है। जब वह बोलेगा तो तल्खी भरे अंदाज में बोलेगा, क्योंकि गुस्से और अपमान की आग उसके मन में भरी पड़ी रहती है। क्योंकि कोलोसेंस से ये खराब नाराजगी भरी बातें विशेष तौर पर उन लोगों को सुनाने के लिए ही अपने मन में रखी हुई थी जिन्होंने उसका अपमान किया, इसलिए सुनाने का मौका ढूंढता है। तो ऐसे लोगों के लिए इसके मन में कोई भी सम्मान की भावना नहीं होती है, यानी लैक ऑफ रेवरेंस। उन सभी से वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात करता है, कोई भी आत्मीयता नहीं, एक अपनापन नहीं रह जाता उसके मन में। जैसे तो अपने काम से काम रखता है,
केवल काम के लिए जितना कम से कम बोलना आवश्यक हो उतना बोलता है, और वो भी बहुत ही ठंडे अंदाज में। वो गर्मजोशी सब खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्मजोशी से बोलेगा तो फिर ये कड़वा बोलेगा, और कड़वा बोलने से नुकसान होता है, इसलिए वो बोलता है। थोड़ी कड़वाहट तो झलकती है, पर ऐसी नहीं होती कि उससे लोग उसके साथ घुल मिल सके। तो इस विवरण के आधार पर कोलेसिंथ के स्वभाव, उसकी मनोदशा यानी मेंटल स्टेट को अच्छे से समझा जा सकता है। रिपर्टरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक दिए गए हैं जो इसकी मनोदशा को अच्छे से दर्शाते हैं। उनमें से कुछ का अध्ययन हम सूक्ष्मतम स्तर तक करेंगे। जैसे रिलीजन से जुड़े हुए कुछ रूब्रिक कोलेसिंथ में दिए गए हैं, मैं इनको पढ़ रहा हूं। एंग्जाइटी, सैल्वेशन, faith about loss of his, fear to lose his religious faith, godless wants of religious feelings, indifferent to his religion। ये 4 रूब्रिक रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो इनमें कुछ दवाइयां हैं, जैसे fear to lose his religious faith में सबसे कम दवाइयां हैं, और इंडिफरेंट टू रिलीजन में केवल 3 दवाइयां हैं, एनाकार्डियम, कोलोसिन, मेडोराइनम और सैलिशिया, 4 दवाइयां। तो इनको थोड़ा रिलीजन को समझते हैं। तो रिलीजन जो हम समझते हैं सामान्यतः, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, पारसी वारसी, ये सब लोग, ये उस रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है इस रूब्रिक का। तो वो भी रिलीजन क्या है, वो उसमें भी वो लोग अपने उस मत पर जो उनके गुरुओं ने उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना, यानी रिलीजन विश्वास से चलता है। उसमें कोई बीच में मिलावट नहीं होती, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए लोग उसी रास्ते पे चलते हैं, उससे हटते नहीं हैं। तो रिलीजियस का मैं पहले डिक्शनरी से पढ़ता हूं। ये भी रिलीजियस इज बिलीविंग इन गॉड और ए ग्रुप ऑफ गॉड्स, जैसे किसी एक खास देवता को मानना या 4, 5, 10, 20 देवताओं को मानना। एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिलीजन, तो जो रूल बनाए गए उनके हिसाब से चलना। दूसरा है इसमें मतलब इसका, वेरी केयरफुल टू डू समथिंग वेन एवर इट कैन और शुड बी डन। जब कोई चीज जिस वक्त की जानी चाहिए उस वक्त इसको बिल्कुल बहुत ईमानदारी से उसको करता है, उसमें हटाता नहीं है। जैसे अगर इसको कहा ना डॉक्टर ने कि आपको 4 बार दिन में दवाई खानी है 4-4 घंटे के बाद, तो ये बिल्कुल 4 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं जाने देता, क्योंकि इसको लगता है कि ये मेरी रिलीजियस ड्यूटी है। डॉक्टर ने कहा है तो मेरा धर्म है कि 4 बार इस दवाई को इस समय खानी है। तो ये फेथ है उसका। एक और इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एक्नॉलेज्ड अल्टीमेट रियलिटी और डेटी। जैसे रिलीजियस पर्सन होते हैं, रिलीजियस एटीट्यूड्स होते हैं। एक और है स्क्रूपलसली एंड कॉन्शियसली फेथफुल, यानी बहुत ज़्यादा बहुत गहन फेथ रखना, वो रिलीजियस कहलाता है। तो रिलीजन इज एन इंटरेस्ट और बिलीफ ऑन एक्टिविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन और ग्रुप। इसका मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, उसी में खो जाना, ये उसका रिलीजन है, ये उसका रिलीजियस स्वभाव है। रिलीजन का मतलब हिंदू मुसलमान देवी देवताओं के ऊपर ही नहीं होता, पुस्तकों के ऊपर ही नहीं होता, किसी एक्टिविटी के ऊपर भी हो सकता है, किसी विचारधारा पे भी हो सकता है, किसी के ऑर्डर पर भी हो सकता है, किसी एक खास व्यक्ति पर भी उसका फेथ हो सकता है, जो पूर्णतः संपूर्णता में उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं भी डाउट का कोई भी स्थान नहीं होता। तो इसको हिंदी में भी समझते हैं। रिलीजन का मतलब धर्म, कोई विशेष प्रकार की तीव्र रुचि अथवा तीव्र गहन विश्वास अथवा कोई विशेष क्रियाकलाप जो कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे इन सब मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति को धार्मिक यानी रिलीजियस कहा जाता है। धार्मिक व्यक्ति जो परमात्मा में गहन विश्वास रखता है और उसी विश्वास की मान्यताओं के अनुरूप उसका पूरा आचरण होता है। एक और इसका मतलब है, अथवा जब कोई कार्य करता है
तो व्यक्ति उस कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ज़्यादा लगन से करता है, क्योंकि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। जैसे बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करना अपना धर्म मानता है, अर्थात वह हर परिस्थिति में अपने माता पिता का सम्मान करेगा ही, चाहे माता पिता कितना भी गलत कार्य कर रहे हों। अर्थात धार्मिक व्यक्ति में किसी धारणा के प्रति, किसी शक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति या किसी रीति रिवाज के प्रति अथवा किसी स्थापित तंत्र आदि के प्रति गहन श्रद्धा और विश्वास होना ही रिलीजन होता है। यही रिलीजन है। यह श्रद्धा विश्वास ही उसकी शक्ति होता है, यानी रिलीजन उसको शक्ति देता है। तो इस प्रकार कोलोसिंथ व्यक्ति पहले जिस संस्था, यानी हम रूब्रिक को समझ रहे हैं, अर्थात इस प्रकार कोलोसिंथ व्यक्ति पहले जिस संस्था, व्यक्ति, मान्यता आदि के प्रति विश्वास रखता था, अब उसका वह विश्वास किसी विपरीत घटना के घटने के कारण कमजोर पड़ने लगा है। ऐसे समझ लो जैसे मान लो हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, बहुत ही गहन श्रद्धा भाव से करते रहे हैं, पर हमारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई आने लगी, तो फिर हमें धीरे धीरे हमारा विश्वास उस पर्टिकुलर देवी देवता पे कमजोर पड़ने लगता है। तो ये फेथ कब खत्म होता है? जब या तो आप अपने आप को ही बहुत महान समझने लग जाओ, या फिर उस संस्था से वो ना मिले जिसको आप उम्मीद करके बैठे थे। तो धार्मिक शब्द की इस व्याख्या के संदर्भ में ऊपर दिए गए रूब्रिकों को समझने का अब हम प्रयास करते हैं। एक रूब्रिक दिया था ऊपर, एंग्जाइटी साल्वेशन अबाउट लॉस ऑफ हिज फेथ। इसका मतलब हुआ कि हिंदी अनुवाद क्या हुआ इसका, कि उसकी श्रद्धा और विश्वास के खत्म हो जाने के कारण उसको मोक्ष शायद ना मिल पाए, ऐसी शंका उसके मन में उत्पन्न होती रहती है। यानी अब उसका लग रहा है कि विश्वास तो मेरा रहा नहीं परमात्मा के प्रति या संस्था के प्रति या व्यक्ति के प्रति, तो मुझको अब इन मोक्ष कैसे मिलेगा, यानी परेशानियों से छुटकारा कैसे मिलेगा। मोक्ष माने होने पर व्यक्ति को हर प्रकार की सांसारिक कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। जब मोक्ष पाने में शंका उत्पन्न हो रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति को यह डर सताने लगा है कि शायद कि उसकी परेशानियों से उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, अर्थात उसको परेशानियां झेलते रहना पड़ेगा। ये उसकी समस्या आ रही है। तो इस रूब्रिक का एक और धार्मिक संदर्भ भी है। दूसरा उसका उस संस्था के प्रति विश्वास है जो कि उस परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। जैसे उसको सभी लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, परंतु उसको अन्य लोगों की, उन लोगों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं था, ना ही अब हो रहा है, क्योंकि उसके लिए होम्योपैथी एक निम्न दर्जे की साइंस है। अब उसको लगता है कि जब मेरा होम्योपैथी पर विश्वास ही नहीं है, तो मैं कितने दिनों तक होम्योपैथी का इलाज करा पाऊंगा, क्योंकि होम्योपैथी तो लंबा चलता है, और जब इलाज ही जारी नहीं रख पाऊंगा तो मैं ठीक कैसे होऊंगा, अर्थात मुझको बीमारियों से मुक्ति यानी मोक्ष कैसे मिलेगा। मतलब कि उस परेशानियों से मुक्ति मिलना उसको संभव लग नहीं रहा है, क्योंकि होम्योपैथी पे उसका फेथ नहीं है। रिली फेथ माने ये गहन फेथ नहीं है, यानी रिलीजियस फेथ नहीं है। तो व्यक्ति की इस भावना को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप लगा सकते हो, केवल भगवान के और धार्मिक वालों में नहीं लगा सकते। एक और मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। एक महिला कर्मचारी है जिसका उसके ऑफिस में काफी दबदबा था, सभी उसका सम्मान करते थे, परंतु प्रबंधकों के किसी एक फैसले के कारण बाकी कर्मचारियों पर से उसका नियंत्रण कम हो गया। ये सब प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ये सब मेरे क्लिनिक से, मरीजों से लिए हैं। अब कर्मचारी उसका पहले के समान कहना नहीं मानते हैं और ना ही उसका सम्मान करते हैं, तो यह इस महिला कर्मचारी के लिए बहुत ही कष्टकारी स्थिति है। वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रही है। उसकी समस्या का समाधान उच्च प्रबंधकों को द्वारा किया जा सकता है, यानी वो पावर मैनेजमेंट के पास है कि इसको उस पुराने सम्मान को दिला सके। एक ही प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो भी प्रबंधकों का ही पक्ष लेंगे।
और उसके पक्ष में फैसला नहीं लेंगे। इसलिए वह अपना केस उच्च प्रबंधों तक ले जाने में हिचकिचा रही है। उसको ये फेथ नहीं है कि अगर मैं हायर अथॉरिटी से इनकी शिकायत करूं मैनेजमेंट की, तो शायद हायर अथॉरिटीज मेरी बात सुन के इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको लग रहा है जैसा ये मैनेजमेंट ऐसा ही वो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की ही तारीफ वो करेगा। यानी वो उसको उन पर विश्वास नहीं है, रिलीजियस फेथ नहीं रहा उनका। इसलिए वह अपना केस उच्च प्रबंधक तक ले जाने में हिचकिचा रही है। इसलिए उसको यह चिंता सता रही है कि उसको उसकी समस्याओं से शायद कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, यानी उसका सल्वेशन नहीं होगा। इस रूब्रिक का दूसरा पक्ष विशुद्ध धार्मिक है, प्योरली रिलीजियस है, जैसा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में समझते हैं। जैसा लोग मानते हैं कि परमात्मा की कृपा के बगैर मोक्ष नहीं मिलता है और परमात्मा की कृपा पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। परंतु इस व्यक्ति ने बिना गलती के इतनी परेशानियां उठाई हैं कि परमात्मा पर से इस रोगी का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। अब वह पूजा अर्चना भी नहीं करता है और चाहकर भी यह परमात्मा पर विश्वास पैदा नहीं कि मैं विश्वास करूं, पर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सब हो रहा है। इसलिए इसको शक है कि उसको मुक्ति या परेशानी से छुटकारा किस प्रकार मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। ये ऐसे असली चिंता, क्योंकि परमात्मा पे तो फेथ नहीं है और परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए फेथ रखना जरूरी होता है, तो इसलिए ये मुक्ति नहीं मिल पाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति हमेशा एक ही चिकित्सक यानी एक ही डॉक्टर से इलाज करवाता था, परंतु इस बार काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उसको आराम नहीं आ रहा है। धीरे धीरे उसका विश्वास उस डॉक्टर से ख़त्म हो रहा है, परंतु यह व्यक्ति जानता है कि यह बहुत ही काबिल डॉक्टर है। इस कारण से वह बिना विश्वास के भी इलाज करवाए चला जा रहा है। उसका मन इस डॉक्टर के पास जाने का नहीं करता, परंतु केवल अपनी बुद्धि से समझकर कि जैसे पहले बहुत अच्छा इलाज करता था, पहले मैं इतनी बार सही हुआ हूँ तो अब भी हो जाऊँगा, तो इसलिए अपनी बुद्धि से समझ के कारण यह डॉक्टर के पास इलाज करवाए चला जा रहा है। परंतु इसको प्रत्येक बार स्वयं को बिना इच्छा के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यानी इसका मन नहीं होता जाने का, पर फिर भी अपने आप को ये फोर्स करता है डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि इसके पुराने अनुभव बड़े अच्छे हैं, पर वो विश्वास डगमगा रहा है इसका। परंतु उसको प्रत्येक बार स्वयं को बिना इच्छा के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। धीरे धीरे, यानी प्रत्येक बार उसके स्वयं को डॉक्टर के पास ले जाने की स्वयं को बलपूर्वक धकेलना पड़ता है, कि जैसे फोर्स करता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अभी इलाज नहीं बंद करूं। इसलिए उसको लग रहा है कि बिना विश्वास के वह अब इस डॉक्टर के पास अपना इलाज जारी नहीं रख पाएगा। इसलिए इसको डर सता रहा है कि शायद उसकी बीमारियों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले भी कितने ही डॉक्टरों से इलाज कराया पर इसको कहीं फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा केवल यहीं हो रहा था। अब यहाँ से भी विश्वास डगमगा रहा है तो फ़ायदा कहाँ से होगा। ये है रिलीजियस फेथ का टूटना। फियर टू लूज हिज रिलीजियस फेथ, इसको अब समझते हैं। ये भी उसी का मिला जुला रूप है, थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा है। जो ऊपर रूब्रिक समझा है बिल्कुल वैसा ही है ये भी। उसको ऐसा डर लगा हुआ है कि वह अपना किसी संस्था, व्यक्ति, धर्म, परमात्मा आदि पर से विश्वास खो देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर व्यक्ति अपना विश्वास खो देगा तो उसको इसके कारण किस प्रकार के नुकसान की आशंका सता रही है। यही उसकी असली रूब्रिक होता है। तो इस औषधि में उसको डर है कि विश्वास खोता जा रहा है या विश्वास खो देगा तो वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन संस्थाओं पर निर्भर नहीं रह पाएगा, और समस्याओं का समाधान संस्थाओं के पास ही है, तो फिर समाधान होगा नहीं। जबकि वह जानता है कि समाधान तो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाना है। तो इन ऊपर के दोनों रूब्रिकों में सभी औषधियाँ एक समान हैं। तो इसका मतलब रूब्रिक का मीनिंग भी एक ही है, सिर्फ डिग्री का फ़र्क है। फियर थोड़ा ज़्यादा गहन होता है हमारे अंदर, ज़्यादा परेशान करता है हमको। गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, ये रूब्रिक है, इसका मतलब समझते हैं। अर्थात उसके हृदय में भगवान के प्रति कोई भी अनुभूति यानी कोई श्रद्धा नहीं होती है, परंतु वह चाहता है कि उसके हृदय में भी परमात्मा के, यानी परमात्मा माने कोई हायर अथॉरिटी,
चाहे वो उच्च शक्ति है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई विश्वास है, कोई मान्यता है वगैरह वगैरह, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। उसको अपनी यह कमी अखरती है कि विश्वास होगा तो मैं चलूँगा ना आगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को ही बहुत उच्च समझता है, इसलिए कोलोसिंथ दूसरों का सम्मान कर ही नहीं पाता, परंतु उसको अपनी इस हरकत के दुष्परिणामों के बारे में पता होता है कि अगर मैं दूसरों का सम्मान नहीं करूँगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए वह इन दुष्परिणामों से बचने के लिए चाहता है कि उच्च संस्थाओं के प्रति उसके हृदय में भी कुछ तो सम्मान होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा करेगा, उनका अपमान करेगा, रूडली बोलेगा तो नुकसान हो ही जाएगा, क्योंकि उन उच्च संस्थाओं के प्रति उसकी समस्याओं का समाधान किया जाना है। एक और रूब्रिक है इसमें, इनडिफरेंट टू हिज रिलीजन। ये रिलीजियस फेथ नहीं है, ये रिलीजन है। इसमें 4 दवाइयाँ हैं, एनाकार्डियम, कोलोसिंथ, मेडोराइनम और साइलिशिया। इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ मतलब ट्रांसलेशन है कि वह अपने धर्म के प्रति बिल्कुल उदासीन होता है। यह धर्म से मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई वगैरह वगैरह होना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है कि उसके लिए निर्धारित या अनिवार्य कार्य, जैसे एक माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भली भांति परवरिश करे, संतान का कर्तव्य या धर्म है कि माता पिता का सम्मान करे, उनकी देखभाल करे। तो धर्म एक ऐसा कर्तव्य है जो अनिवार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता है। यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया आवश्यक कर्तव्य है, इसको धर्म बोलते हैं हम लोग। जैसे कि एक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह अपने रोगी के हितों के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करे। यह कर्तव्य ही उस व्यक्ति का धर्म है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरा तो बच्चे पालना मेरी माँ का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, ऐसे। तो जब व्यक्ति स्वयं को अति श्रेष्ठ समझता है तो ही वह अपने से उच्च किसी भी शक्ति के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। इसलिए कोलोसिंथ भी अपने अच्छे दिनों में, यानी जब वो किसी किस्म का उसको बीमारी शिमारी नहीं थी, तो परमात्मा या अपने से उच्च व्यक्ति, संस्था किसी पर भी निर्भर नहीं रहता था। इस रूब्रिक में दी गई औषधियों को परमात्मा से चिढ़ने या उस पर विश्वास करने के, अविश्वास करने के अलग अलग कारण होते हैं। तो रूब्रिकों का एक और समूह भी है जो कि कोलोसिंथ के व्यक्तित्व को भली भांति दर्शाता है। ये तो रिलीजियस ग्रुप का समूह था, एक और समूह है। रूब्रिक है एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। दूसरा रूब्रिक है आंसर्स अवर्जन टू। तीसरा रूब्रिक है कंप्लेनिंग डे एंड नाइट, इसमें अकेली कोलोसिंथ है। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन, इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चनड। तो पहले रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ है कि कोलोसिंथ व्यक्ति को गुस्सा चढ़ता है जब उसको किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो उत्तर शब्द को समझते हैं। उत्तर क्या होता है? सामने कोई प्रश्न या समस्या है, उसको उचित ढंग से हल करने को उत्तर देना कहते हैं। करने के लिए यानी उसको समस्या के समाधान के लिए बाध्य करने के लिए उसका अर्थ हुआ कि वह उत्तर देना नहीं चाहता, यानी चाहे इसका कारण वो कुछ भी रहा हो। परंतु अगर कोलोसिंथ के पूर्ण व्यक्तित्व को देखें, जो अभी तक ऊपर हमने समझा है, तो पाएंगे कि वह स्वयं को अति श्रेष्ठ समझता है, अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। दूसरे जब उससे उत्तर मांगते हैं तो इसका अर्थ है कि अन्य लोग उसको नीचा और छोटा समझ रहे हैं, यानी उनका सबऑर्डिनेट बन गया, वो बनना नहीं चाहता है। तो यह बात इसको स्वीकार्य नहीं होती, इसलिए यह उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता, यानी अपनी मन मर्जी से चलेगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? यह प्रश्न का अर्थ कोई सामान्य ढंग से मांगी हुई जानकारी नहीं है, यह किसी समस्या का उचित समाधान करना है। अर्थात कोलोसिंथ किसी के कहने पर किसी समाधान के लिए कार्य नहीं करना चाहता है, अपनी मर्जी से करेगा, चाहे वह समस्या उसके स्वयं से ही संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि दूसरे कहने पर कार्य करना दूसरे के सामने स्वयं को छोटा और अन्य को बड़ा सिद्ध करना होता है, जो कि कोलोसिंथ को कभी भी मंजूर नहीं होता है। एक और ग्रुप है इसमें रूब्रिक्स का, अवर्जन टू फ्रेंड्स, अवर्जन टू एवरीथिंग, अवर्जन टू कंपनी ऑफ इंटीमेट फ्रेंड।
इसका क्या मतलब है? अर्थात मित्रों से चिढ़ना, यहाँ तक कि प्रत्येक चीज से चिढ़ना, ऐसा आखिर बर्ताव लोगी क्यों करेगा? ये आप खुद भी अपने ऊपर लगा के सोच सकते हैं कि हम ऐसा बर्ताव कब क्यों करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी को समझना आसान होता है, हम डे टू डे लाइफ में जैसा बिहेव करते हैं उससे ही सब कुछ सीखा जाता है। खुद से सीखते हैं हम लोग कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, या दूसरे लोग ऐसा क्या करते हैं, तो वहीं से होम्योपैथी सीख ली जाती है। हमें ये सोचना होगा कि आखिर कोलोसिंथ ऐसा क्यों करता है। कोलोसिंथ केवल एक ही हालात में प्रसन्न रहता है, जबकि उसको हर तरफ से सम्मान मिलता रहे, चाहे वो झूठा सम्मान हो, लोग उसको उच्च व्यक्ति मानते रहें। मित्र लोग तो उसके ही स्तर के होते हैं, जो फ्रेंड होंगे उन सबका सर्कल तो एक ही होता है, एक ही लेवल होता है। ये नहीं कि 4 मित्र हैं तो एक मित्र का ज़्यादा अधिकार हो गया है, ऐसा तो होता नहीं है। और आपस में बहुत खुले हुए होते हैं, वो किसी भी प्रकार का मजाक आपस में कर सकते हैं। यह एक सामान्य कोलोसिंथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। यानी अगर मित्रों का भी ग्रुप है तो उसमें भी चाहता है कि 4 मित्र मेरा सम्मान करें, ना कि मैं इनका करूं। तो मित्रता पूरी तरह से इंटीमेट सी आती ही नहीं है इसमें। इसलिए वह किसी भी ऐसी चीज व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो उसे दूसरों के समतुल्य लाकर खड़ा कर दे, यानी इक्वल लेवल पे खड़ा कर दे, वो इसको पसंद नहीं है। और फ्रेंड तो इक्वल लेवल के होते ही हैं, तो इसलिए फ्रेंड की कंपनी भी इसको पसंद नहीं है। क्योंकि जब इंटीमेट फ्रेंड होगा तो वो तो इससे कुछ भी पूछेगा, कोई भी टॉन्ट मार सकता है इसको, कोई भी बात कर सकता है, तो इसलिए ये उससे बचता है। क्योंकि अब ये अगर इसने पूछ लिया तेरा वो कैसे हुआ, वो घटना कैसे है, इंटीरियर की बातें अगर पूछ ली इसके दिल की, या दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो फिर इसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ आएगी, गुस्सा आएगा, ये उससे शिष्टता भी तोड़ से, इसलिए ये बचता रहता है। तो एक और रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, अर्थात किसी एक अनचाही स्थिति में से निकालकर व्यक्ति को किसी अच्छी मनचाही स्थिति में ले जाए जाना, इसको कैरिड कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाना। व्यक्ति दूसरी जगह जब भी जाना चाहता है जबकि दूसरी जगह पहली से ज़्यादा अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है। तो जब व्यक्ति का अपने से उच्च लोगों से मन मुटाव हो जाता है, परंतु हालात वश वह उन उच्च लोगों से कुछ कह नहीं पाता, और ना ही इसका अहंकार उसको उन लोगों से माफ़ी मांगने या समझौता करने देता है, तो ऐसी हालत में रहना भी इसके लिए परेशानी भरा और नुकसानदायक होता है कि उसको लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो हालत तो बिगड़ेंगे। तो इसलिए इस परिस्थिति में वह चाहता है कि कोई इसकी तरफ से बड़े लोगों से समझौता करा दे, ताकि वह सम्मानपूर्वक उस हालत में भी काम कर सके, उस कठिन परिस्थिति से निकल जाए। उस थोड़े से समय के लिए मदद चाहता है। उदाहरण, जैसे किसी नौकर का अपने दुकानदार मालिक से नाराजगी हो गई। अब मालिक इससे ज़्यादा काम करवाता है और ज़्यादा डांटता भी है। यह स्थिति इसको बहुत अपमानजनक महसूस होती है। वह काम भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पास कोई अन्य नौकरी भी नहीं है। इसलिए वह चाहता है कि दुकान में काम करने वाले और दूसरे जो कर्मचारी हैं या और कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, उसका मालिक से कुछ समझौता करा दे, उसको समझा बुझा दे कि अरे ये मत करा करो इसके साथ, ये अच्छा बच्चा है वगैरह वगैरह। तो उसको वो इस कठिन अपमानजनक स्थिति से निकाल ले। तो यहाँ कैरियर वाली बात होती है। एक है कंप्लेनिंग डे एंड नाइट। इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ है कि वो दिन रात शिकायतें ही करता रहता है, और कोलोसिंथ अकेली इसमें एक दवाई है। यानी इसका मतलब है पूरे मैट्रिया मेडिका में कोलोसिंथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर समय 24 घंटे शिकायत ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जिस दर्जे का ये खुद को समझता है, सामने वाले समझते नहीं है, वैसा वो बिहेव करेंगे नहीं, तो नाराजगी भरे रहना स्वाभाविक है। इसलिए उस नाराजगी को भी ये समय समय पे दिखाता रहता है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी व्यक्ति के बर्ताव से कभी भी खुश नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों? तो यह व्यक्ति की संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव नेचर है इसकी, को दर्शाता है। क्योंकि यह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई इस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करे, यानी नेगेटिव रिमार्क मारे, या उसका उचित सम्मान न करे। उचित,
परंतु इस व्यक्ति का स्वयं की निगाहों में सम्मान का स्तर इतना ऊंचा होता है कि कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति की इच्छा के स्तर तक इसका सम्मान नहीं कर पाता। यानी कोई कितना भी इसके साथ नम्र होकर बात करे, पर इसको लगता है कि इसने तो मेरा अपमान ही किया। इसलिए वह हमेशा ही दूसरे लोगों से व्यवहार से नाराज रहता है। इसलिए हर समय इसकी दूसरे लोगों के प्रति शिकायत बनी रहती है, नाराजगी बनी रहती है। एक और रूब्रिक है इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चनड, अर्थात जब कोई उससे प्रश्न करता है तो वह चिड़चिड़ा होता है। प्रश्नकर्ता का अर्थ मतलब इस रूब्रिक में ये नहीं है कि वो कोई जानकारी मांग रहा है, भाई फलानी चीज़ कहाँ रखी है, या कौन सी बस कहाँ से जाएगी, या ये काम तुम कब करोगे, ऐसी जानकारी नहीं मांग रहा है सिंपल वे में, बल्कि किसी व्यक्ति के क्रियाकलापों को नकारात्मक ढंग से देखना, ये क्वेश्चन है। उसकी इस हरकत पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा, तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को क्या राइट था, तेरे को किसने कहा था ऐसा करने के लिए। तो उसको प्रश्न कहा जा रहा है, ना कि उससे कोई जानकारी मांगी जा रही है। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को सही न ठहराना, एक प्रकार से यह सामने वाले व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को नकारना है। और यह कहना मतलब बिना कहे, डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ऐसा कि उसने यह गलत काम किया, ये नहीं कहेंगे तूने गलत किया, तूने ये क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो यह हो जाता, तो इसका मतलब उसने गलत किया। तो ऐसा प्रश्न किसी आधिकारिक व्यक्ति या संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। कोई छोटा आदमी तो उससे पूछेगा नहीं, जो उससे छोटे लेवल का होगा वो उस पर थोड़ी सवाल उठाएगा। यानी एक ऑफिसर अपने छोटे सब ऑर्डिनेट पे सवाल उठाएगा, तूने ये क्यों कहा, तूने वहाँ क्यों रखा, तेरे को बिना पूछे तू वहाँ क्यों गया था। तो इसका मतलब है कि उसको पसंद नहीं था कि वहाँ क्यों गया, उस पर उसकी क्रियाकलापों पे क्वेश्चन हो गए, ऐसा क्यों किया भाई, क्या जरूरत पड़ रही थी इसकी। यानी वो जो कुछ उसने किया वो गलत किया, ये मतलब है इसका, और ये इसको पसंद नहीं है। जैसे एक कंपाउंडर है हमारे क्लिनिक में, एक कंपाउंडर ने डॉक्टर की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में एक गंभीर रोगी को औषधि, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के, डॉक्टर तो था नहीं, तो एक औषधि दे दी। हालांकि रोगी ठीक भी हो गया, परंतु जब डॉक्टर को इस बात का पता चला तो उसने कंपाउंडर से नाराजगी भरे अंदाज में पूछा, तूने ये दवाई क्यों दी, तूने मुझसे बात क्यों नहीं करी, मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने अपने को क्या समझ रखा है, डॉक्टर समझ रखा है। अर्थात उसकी काबिलियत को शक से निगाहों से देखा जा रहा है, तो इसको चिड़चिड़ापन आता है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अर्थात किसी व्यक्ति की क्रियाओं को नकारा जा रहा है तथा उसको गलत सिद्ध किया जा रहा है। यह व्यक्ति की काबिलियत, विश्वसनीयता आदि को नकारना है, जबकि व्यक्ति ने अपनी समझ से वह कार्य बहुत ही अच्छा किया था। अगर उसको भी लग रहा था गलत किया था तो वो नाराज नहीं होगा, उसने अच्छा किया है, दूसरे उसको कह रहे हैं कि तूने गलत किया है, ऐसा क्यों किया, तेरे को जरूरत ही क्या थी, राइट ही क्या था। तो वो उल्टा इसकी रिएक्शन क्या होगी, जवाब क्या होगा, करो अच्छा भरता है बुरा, अरे यहाँ तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, मैंने तो इसलिए किया था, वगैरह वगैरह, या इनको तो मेरी काबिलियत दिखती नहीं है। मतलब वो इसको पसंद नहीं करता। इसके लिए उसको धन्यवाद या शाबाशी मिलनी चाहिए थी, जबकि हो रहा है इसका उल्टा ही। तो दूसरों का ऐसा बर्ताव इसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। व्यक्ति को इतना बुरा महसूस करने की वजह है कि उसका स्वयं को श्रेष्ठ समझना, जब उसकी किन्हीं क्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो इसका अर्थ है कि उसकी काबिलियत, उसकी नीयत, उसकी विश्वसनीयता आदि पर शक किया जा रहा है। अर्थात उसको उतना अच्छा नहीं समझा जा रहा जितना कि वह स्वयं को अच्छा समझता है। तो कोलोसिंथ व्यक्ति स्वयं को दूसरों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है और सेंसिटिव है। उस पर जरा सी भी चोट इसको बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसी कारण से वह स्वयं के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य की तारीफ चाहता है। जब यह तारीफ उसको नहीं मिलती तो उसको बहुत बुरा लगता है। एक और रूब्रिक लेते हैं, रेस्टलेसनेस फ्रॉम एंगर। अर्थात इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ हुआ कि व्यक्ति क्रोध के कारण बेचैन हो रहा है। तो व्यक्ति को दूसरे लोगों के बर्ताव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, परंतु इसकी अपनी स्थिति ऐसी है कि वह अपना क्रोध प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसका नुकसान हो जाएगा। तो परंतु वह दूसरे लोगों को माफ़ भी नहीं कर पा रहा है,
मैलिशियस है, उनकी बुरी तरह से डांटना चाहता है, उनको उनसे बदला लेना चाहता है। इस दबे हुए क्रोध के कारण ही उसका मन अशांत है और वह छोटी छोटी बातों पर अपने से कमज़ोर लोगों पर ये अपना क्रोध प्रकट करता रहता है। तो अगर इतना सारा पढ़ने के बाद अगर हम कोलोसिंथ के व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करें तो यह व्यक्ति स्वयं के सम्मान के प्रति अति संवेदनशील यानी सेंसिटिव होता है, क्योंकि वह स्वयं को सभी से श्रेष्ठ समझता है। इसलिए इसके मन में जरा सा भी अपमान का बोध होने पर वह एकदम से फट पड़ता है, वायलेंट हो जाता है, इससे में चीज़ें फेंकता है यानी संबंध तोड़ देता है। परंतु अगर वह दूसरों के सामने क्रोध करने की स्थिति में नहीं है तो वह अपने मन में क्रोध को भरे बेचैन घूमता रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं क्रोध को दूसरों पे निकालूं, कब खरी खोटी सुनाऊं। तो अपने ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी उससे बर्दाश्त नहीं होती। कोई उसकी क्रियाओं पर सवालिया निशान लगाए, यह उससे बर्दाश्त नहीं होता है, यह उसकी बर्दाश्त के बाहर है और वह इस क्रोध को निकालने के लिए बेचैन रहता है। अपने को बहुत समझदार, दूसरों से श्रेष्ठ समझने की हद यहाँ तक गई होती है कि दूसरों के द्वारा किया गया प्रत्येक काम उसको गलत प्रतीत होता है। रॉन्ग, एवरीथिंग सीम्स रॉन्ग। कोलोसिंथ व्यक्ति की हर प्रतिक्रिया रिएक्शन, ना कि एक्शन, बहुत तीव्र होती है। एक्शन तो स्लो होती है, रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं इसकी। दर्द के समय बहुत तीव्र, बहुत चीखता चिल्लाता है, कराहता है, बेचैन होता है, जल्दी से जल्दी आराम चाहता है। कोलोसिंथ अपने प्रति यानी अपने सम्मान के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। तो इसमें अब हमने कभी पूरा जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इसमें मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि आप इस फलानी फलानी बीमारियों में इसका उपयोग करिए, क्योंकि इन बीमारियों के बेस पर दवाई दिया जाना होम्योपैथी नहीं होती है। ये तो हमारी नासमझी के कारण ये सब हमने बनाया है। होम्योपैथी हमेशा मानसिक आधार पर चलती है, क्योंकि मानसिक लक्षण ही रोगी के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, उसको अच्छे से व्याख्या करते हैं, उससे अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको आधार पर हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं, यानी इंडिविजुअलाइजेशन करने में मदद करते हैं हमारी। तो इसलिए जब ऐसा व्यक्ति मिलेगा, इस किस्म के पर्सनैलिटी सोच रखने वाला व्यक्ति, तो फिर उसको कोई भी रोग हो, किसी भी किस्म का रोग हो, चाहे वो हमारी होम्योपैथी बुक्स के किसी भी बुक के अंदर ना दिया गया हो, तो औषधि उस पर काम 100% करेगी ही करेगी। ये सटीक प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो इसलिए दवाई के नाम, बीमारियों के नाम पर दवाई देना होम्योपैथी के साथ अन्याय करना है। तो मैं समझता हूं कि आप कुछ इससे लाभ उठाओगे वीडियो से, और जितना लाभ उठाओगे, मेरा यही मन है, बहुत गहन इच्छा है कि आप सब लोग सटीक प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू करें, जो कि अभी हम लोग नहीं देते हैं। कोई मिक्सचर देता है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अगर सत्य एक है तो सब उसी रास्ते पे चलेंगे। अगर 100 रास्ते हो गए हैं तो डेफिनेटली वो गलत है, 100% गलत है। फिर टेस्ट कैसे होगा? जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। टेस्ट इस तरह होगा कि दवाई देने के बाद पेशेंट को कुछ ही मिनटों में या घंटों में परिवर्तन होना चाहिए, वेलबींग की फीलिंग आनी चाहिए। तो ऐसा ज़्यादातर केसेस में जो मेंटल के अलावा और किसी मेथड से दी जाती हैं दवाइयां, उनमें नहीं होता है। तो इससे साफ पता लगता है कि वो पूरी तरह से सटीक मेथड दवाई देने के नहीं है। और जबकि इस मेथड से जब भी हम दवाई देते हैं तो विद इन सेकेंड रिजल्ट आता है। यानी सेकंड का मतलब ये नहीं कि सेकंड में मरीज सही हो जाता है, पर सेकंड में हमें ये पता, इतनी रिएक्शन पेशेंट में आ जाती है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमारी मेडिसिन, हमारा सिलेक्शन परफेक्ट है और ये धीरे धीरे रोगी को ठीक करेगा। इलाज उसका चलता रहता है।
यानी जो रूटीन मेडिसिन होती हैं वो फिर हम देते रहते हैं। तो होम्योपैथ सब जानते हैं कि रूटीन मेडिसिन क्या होती हैं ऐसे केस में। तो आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।